नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सी पांडे इन्वायरमेंट स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मित्रों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो मूर्ति विसर्जन को लेकर के है। मूर्ति विसर्जन या आइडल इमर्जन जो है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अब अपन देखते हैं, हम लोगों को मालूम है कि जो मध्य भारत है, मिडिल इंडिया जो है, स्पेशली जो महाराष्ट्र और उसके आसपास का जो रीजन है, वो पूरे सारे रीजन में, सारे स्टेट्स और आसपास के स्टेट्स में और नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े भाग में भगवान गणेश और देवी दुर्गा उनकी स्थापना की जाती है और एक निश्चित अवधि के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, अधिकांश जो मूर्तियां बनती हैं वो पीओपी की बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और मूर्तियों के ऊपर जो कलर किए जाते हैं वो केमिकल हैजार्डस कलर होते हैं। अधिकांश जो कलर होते हैं वो या तो डाइज होते हैं या हैजार्डस जो है वो केमिकल होते हैं, जो कि हैवी मेटल कंटामिनेटेड होते हैं। 32 से अधिक प्रकार के केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं इन मूर्तियों के कलर करने में, और सभी लगभग जितने भी केमिकल हैं, चाहे वो मरकरी हो, आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, लेड हो, सभी के सभी जो केमिकल होते हैं वो सभी कार्सिनोजेनिक हैं। यानी ये पानी में जब पहुंचते हैं तो पानी में जाने के बाद इनसे कैंसर होने की संभावना होती है। हम में आप भर में नहीं जो पानी पी रहे हैं, बल्कि मछलियों में और एक्वाटिक एनिमल्स में भी ये पानी जो है वो नुकसान करता है और कैंसर जन्य तमाम बीमारियों का कारण बनता है। 2013 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के द्वारा एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया और उसका लब्बो-लुआब ये था कि वर्ष 2010 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस बनाई थी मूर्तियों के विसर्जन के लिए। तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि वर्ष 2010 की मूर्ति विसर्जन की जो गाइडलाइंस है उसका बहुत सख्ती से पालन किया जाए और उनके अनुसार ही मूर्तियों का विसर्जन आगे किया जाएगा। इसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट भी सबमिट करने को कोर्ट ने कहा था। जो मूर्ति विसर्जन किया जाता है, ये पूरा मूर्ति विसर्जन के लिए 2 संस्थाएं प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं और उनको इसको अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए। एक संस्था जो है वो स्थानीय स्तर पर नगर निगम या नगर निकाय होती है, जिसको हम कारपोरेशन कहते हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, और दूसरी संस्था होती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो संस्था होती है जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इस पूरे रिपोर्ट में जब आप देखेंगे कि एक तो म्युनिसिपल कारपोरेशन को माना गया है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्युनिसिपल जो काउंसिल है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन 2010 की है और बाद में रिवाइज्ड गाइडलाइंस बनी है 2020 में, इनमें जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाए। क्या निर्देश दिए गए हैं? वो निर्देश बड़े साफ हैं। वो निर्देश ये दिए गए हैं कि जब भी छोटी मूर्तियां होती हैं, जितनी भी छोटी मूर्तियां हैं, वो सारी छोटी मूर्तियां मोहल्ले के स्तर पर कुंड बना करके उनका विसर्जन किया जाए, और यदि बड़ी मूर्तियां होती हैं तो वो किसी वाटर बॉडी से अलग हट करके वहां उनके लिए एक मूर्ति विसर्जन का एक घाट बना दिया जाए और घाट बना करके वहां उनका विसर्जन किया जाए। वो जो टेम्परेरी घाट है वो टेम्परेरी घाट के अंदर विसर्जन किया जाए। जितने भी कुंड हैं या जो घाट बनाए गए हैं, विसर्जन के घाट बनाए, उन सभी के अंदर ये विसर्जन करने का नियम यह है कि वो 24 घंटे के अंदर ये विसर्जित की हुई सामग्री को बाहर निकालना पड़ेगा और निकाल करके उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, एक विसर्जन करने के पहले जो मूर्तियां रहती हैं उनसे सारे कपड़े इत्यादि फल फूल सब निकाल लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही विसर्जन किया जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी विसर्जन किया जाए तो जो विसर्जन कुंड बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे कुंड बने हैं, उनके नीचे सिंथेटिक लाइनर लगाया जाए और लाइनर लगा करके इसका विसर्जन किया जाए। ये 3 बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कारपोरेशन की तय की गई हैं। इसी तरह से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, वो भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस में पहले से ही निहित हैं। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम दिया गया है? उसमें कहा गया है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा जब भी मूर्ति विसर्जन किया जाता है तो ये देखा जाए कि सीपीसीबी की गाइडलाइंस के अनुसार ये विसर्जन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये देखा जाता है कि जब मूर्ति विसर्जन हो उसके पहले, मूर्ति विसर्जन के दौरान और मूर्ति विसर्जन के बाद, इसे कहा जाता है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट इमर्जन, जितना भी वाटर सैंपल है जहां पर विसर्जन किया जाता है उस पानी का सैंपल निकाला जाए और उस सैंपल की एनालिसिस की जाए, और सैंपल की एनालिसिस करके ये देखा जाए कहीं पानी जो है वो जहरीला तो नहीं हो गया है। पानी ऐसा तो नहीं वो पानी जो है इतना जहरीला हो जाए कि वो पानी वाटर बॉडीज को नुकसान करे, एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ को नुकसान करे या पीने वालों को नुकसान करे। और वो किस आधार पर तय किया जाता है? वो पहले से ही भारत सरकार के द्वारा
BIS 2012 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक पूरे अलग से मानक बनाए गए हैं, और BIS 2012 जो मानक हैं वो पोर्टेबल वाटर बॉडी के लिए मानक बनाए गए हैं। उसमें 36 से अधिक प्रकार के बहुत तरह के पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में एक लिमिटेड वैल्यू दी हुई है। मान लो उसके अंदर हम कहते हैं कि यदि आपके पानी के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड देखना है, TDS देखना है, TDS की मात्रा उन्होंने तय कर दी कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। या उन्होंने डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा तय कर दी तो उन्होंने कहा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम पर लीटर जो होनी चाहिए। ये जो मानक हैं वो BIS 2012 के मानक बने हैं। उसको आधार बना करके जहां पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है वहां पर प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट वाटर सैंपल एनालिसिस करना मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, और यह देखना कि पानी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा नहीं बिगड़ी है, और यदि वो बिगड़ती है तो उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए। लेकिन मित्रों, जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। ना तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो संस्थाएं हैं वो, और ना ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मैंने ये स्टोरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की वाटर बॉडीज को लेकर के बनाया है, लेकिन आप सच मानिए ये पूरी स्थिति पूरे भारतवर्ष की है। आप किसी भी वाटर बॉडी को देखने जाएंगे जहां पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो लगभग इसी तरह की इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हो रही है, और वाटर बॉडीज को बहुत ही बैडली कंटामिनेट किया जा रहा है। और जब हम लोगों के बीच में जो कैंसर तमाम तरह के कारणों से फैल रहा है, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है। इसीलिए आज की स्टोरी जो है वो हमको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल जब आप जाइए तो इसको जानने के लिए, मैंने पूरे को जानने के लिए मैं और हमारी टीम ने हम जमीन पर गए जहां पर मूर्ति विसर्जन होता, वहां के साइट्स है, आप देख सकते हैं। ये मूर्ति, बड़ी मूर्तियों का विसर्जन जो है वो किससे किया गया था? ये क्रेन से कराया है। क्रेन से किया। तो 17 तारीख को तो विसर्जन था, तो कब तक ये विसर्जन होते रहा? मूर्ति विसर्जन 21 तारीख तक चलता रहा। मूर्ति विसर्जन 21 तारीख तक चलता रहा आपके हिसाब से, और उसके बाद फिर ये निकालने का काम कब हुआ? 24-25 तारीख। 25 तारीख को, मतलब जो मूर्तियां जो है 17 से 19-21 तारीख तक चलते रहे, उनको सबको इकट्ठे फिर 21 तारीख को निकाला गया। जब मूर्तियां अपन डालते हैं तो मूर्तियों जो डालते हैं, अंदर डालते हैं, उनकी क्या क्या रहता है मूर्तियों ऊपर? मूर्ति में वो मिट्टी रहती है, हाँ, और कपड़े वगैरह रहते हैं, हाँ, घास और वो बांस रह जाता है, बाकी सब मिल जाता है। नहीं, जो अंदर डालते हैं उसमें मूर्ति के ऊपर कुछ कपड़ा वपड़ा रहता है कि डालते समय? नहीं, कपड़ा नहीं, मतलब जो पहना रहते हैं वही रहता है, सब वापस आ जाता है। लेकिन जब अपन पानी के बाद बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता? नहीं, सब घुल जाता है। सब घुल जाता है। ये कितने दिन बाद आप निकालते हैं उसको? ये ठंडी विसर्जन होने के 3-4 दिन बाद निकालते हैं। मतलब हमने जब डाला उसके बाद 4 दिन तक उसी में रहता है पानी में, और 4 दिन के बाद उसको निकाल लेते हैं। सब इकट्ठे निकालते हैं। और उस समय अपने को क्या मिलता है? ये आप कह रहे हैं बांस मिलता है, बस, बाकी सब चीजें वो घुल जाती हैं इसमें। और ये कि जब क्रेन से डाला जाता है मूर्तियों को तो 3-4 दिन के बाद फिर वो पूरा कचरा इकट्ठे निकालने का काम होता है। हाथों हाथ में साथ ये नहीं होता कि मूर्ति डाला मूर्ति निकाल लिया, है ना? ऐसा तो नहीं होता। जो मूर्तियां डाली जाती हैं, ऐसा करेंगे तो सभी श्रद्धालु लोग चढ़ बैठेंगे। हाँ, मतलब वो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो मूर्ति डाली जाती है, मूर्ति को 3-4 दिन के बाद निकालते हैं। मूर्ति के नाम कुछ नहीं बचता, ये भी बता नहीं सकते कि फिर क्या हुआ, सब कुछ भूल जाता है, घास और बांस बचता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये करीब जो है 4 से 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ही उसको निकालते हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं निकालते, और वो सब इसी में पड़ा रहता है। ये तालाब के अंदर या कुंड के अंदर डालते समय कोई प्लास्टिक भी बिछाते हैं नीचे? नहीं, सीधे इसी में काम किया जाता है। तालाब के अंदर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें शायद जैसे प्लास्टिक बिछाते हैं ऐसा बताते हैं, नहीं, वो तो सीधे इसी में डाल देते हैं कुंड में, है ना? गाइडलाइंस कहती है कि 24 घंटे के अंदर ही तुरंत मूर्तियों को निकाल दिया जाए, ताकि मूर्तियों में लगे हुए काम आने वाले जो जहरीले जो केमिकल्स हैं, जो डाइज हैं, उन सबका गलना शुरू ना हो, उसके पहले हम उसे निकाल लें, ताकि वाटर बॉडीज पॉल्यूट या कंटामिनेट होने से बच जाएं। लेकिन वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 17 तारीख को विसर्जन किया गया था, इस महीने की 17 तारीख को विसर्जन हुआ था, और 17 सितंबर का जो विसर्जन है उसके बाद 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को हमने इन कुंडों से भी और वाटर बॉडी के अंदर भी क्रेन से मूर्तियों को बाहर निकाला। मेरे ये पूछने पर कि ये जो विसर्जन आपने किया था, उस विसर्जन के बाद हमको क्या मिला? उनका साफ कहना था कुछ भी नहीं है, सब कुछ गल गया, छोटे कुंडों में भी और तालाब के अंदर जहां बड़ी मूर्तियां, सब कुछ समाप्त हो गया, और केवल लकड़ी के ठूंठ मिले, बांस की लकड़ियां मिली, कहीं कहीं कुछ भूसा इत्यादि मिला, और कुछ कपड़े मिले, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया।
मूर्खता बस वो ये बताने में बड़ा खुशी महसूस कर रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया था, सब गल जाता है बहुत अच्छे से और सब कुछ पानी मिल गया। यानी कि जो मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है उसमें जो 32 से अधिक प्रकार की हैवी मेटल कंटामिनेटेड जो रंग है वो सब कुछ इन पोर्टेबल वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है और अंत में इन्हीं का पानी हमको और आपको पीने के लिए दिया जाता है। यही पानी जो है वहां के एक्वाटिक एनिमल्स, मछलियां इत्यादि करती हैं और ये पानी अन्य तरीके से हमें नुकसान करता है। जब इन पानी को हमको पीने के लिए दिया जाता है तो वो पानी जो यहाँ पर प्लांट बने हैं, इनके जो प्लांट किए जाते हैं जिसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाता है, वो पानी दिया जाता है, उससे ये हैवी मेटल या रंग साफ नहीं होते। उनका इससे कोई संबंध ही नहीं है कि रंग साफ हो। ये तो बहुत मोटी मोटी फिजिकल इंप्योरिटीज के लिए काम में लाए जाते हैं। मछलियां जो पानी पीती हैं वो भी कंटामिनेट होती हैं, कैंसर जन होती हैं और उसको खाने वाले बीमार होते हैं। इन पानी से, ये जो पानी के वाटर बॉडीज हैं, इनसे जब सब्जियां उत्पादित की जाती हैं वो सब्जियां भी हैवी मेटल कंटामिनेट हो जाती हैं और हमको आपको वही बाजार में बेची जाती हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसका पता लगा सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है। 2024 की मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी एमपीपीसीबी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने भोपाल के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो आपके स्क्रीन पर अभी सामने है, आप उसको देखेंगे तो इसमें रिपोर्ट के अंदर कुल 4 पैरामीटर लिए उन्होंने, कुल 4 पैरामीटर लेकर के ही सारी मूर्तियों के विसर्जन की खाना पूरी करके और इतिश्री कर ली। आपको मालूम होना चाहिए कि पैरामीटर्स जो हैं मूर्तियों के विसर्जन के लिए जो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स तय किए गए हैं वो 26 से अधिक पैरामीटर हैं जिनके ऊपर इसको कसा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि जो पानी यूज में लाया जा रहा है वो पानी नुकसानदायक है या कि फायदेमंद है। हालत तो यह है कि पिछले साल 2023 में इसी एमपीपीसीबी के द्वारा 13 पैरामीटर लिए गए थे, हालांकि वो भी पूरे पैरामीटर नहीं थे लेकिन 13 पैरामीटर लिए गए थे और इस बार तो केवल 4 पैरामीटर इनके द्वारा लिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो 4 पैरामीटर हैं वो पीएच लिया गया है। पीएच का माने होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पानी में अम्लीयता को निकालना। दूसरा होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टीडीएस बोलते हैं। तीसरा मान होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन या डीओ और चौथा था बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये 4 पैरामीटर पर ही केवल एमपीपीसीबी द्वारा जो पानी है जहां पर मूर्ति विसर्जन हुआ उस पानी की टेस्टिंग की गई और उसके अलावा छोड़ दिया गया। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा करते समय पीसीबी ने खुद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस और उनके द्वारा लिखे गए पैरामीटर का भी पालन नहीं किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन में कहा गया है कि आप ये जो 4 पैरामीटर यूज कर रहे हैं इसके अलावा आपको हार्डनेस निकालना चाहिए, आपको क्लोराइड का अध्ययन करना चाहिए, क्लोराइड निकालना चाहिए, टोटल एल्केलिनिटी निकालना चाहिए, आपको इसमें कंडक्टिविटी निकालनी चाहिए और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालना चाहिए। तभी जाकर के आप केवल फिजिकल पैरामीटर्स को ही निकाल पाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे पानी की एनालिसिस की जो टेस्ट थी उसमें प्राइमरी जो टेस्ट होता है, एमपीपीसीबी ने वो प्राइमरी टेस्ट भी नहीं किया। वो प्राइमरी टेस्ट क्या है? जब भी किसी पानी का टेस्ट किया जाता है, विशेष रूप से मूर्ति विसर्जन के समय, तो बहुत ही जरूरी चीज होती है कि पानी का कलर देखा जाए कि मूर्ति विसर्जन के पहले या मूर्ति विसर्जन के बाद पानी के कलर में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। यह भी देखा जाना है ये टर्बिडिटी, जो गंदगी आती है, तो मूर्ति विसर्जन के पहले और बाद में पानी के अंदर गंदगी तो नहीं आई, तो टर्बिडिटी और कलर जो प्राइमरी टेस्ट हैं उसको भी इस बार की टेस्ट में एमपीपीसीबी की जो हालिया टेस्ट है जो आपके सामने है उसके अंदर देखेंगे आप, तो इन सबको इग्नोर कर दिया गया और कुछ भी इनको भी टेस्ट में नहीं लिया गया। यानी 20 से अधिक टेस्ट करना था और बंदों ने 4 टेस्ट की खाना पूरी कर दी और खाना पूरी करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उन्होंने निकाल करके रिपोर्ट दे दी। एक और इस रिपोर्ट के अंदर बड़ी विशेषता दिखती है। एक रिपोर्ट यह है कि पिछले साल इन्होंने 6 घाट बनाए, इस बार भी लिखा उन्होंने, अधिकांश अखबारों में मीडिया रिपोर्ट में आया कि 6 घाटों पर मूर्ति विसर्जन हुआ। 6 घाटों पर विसर्जन भी किया गया, लेकिन जो टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई वो 5 घाटों की बनाई गई। मूर्ति विसर्जन घाट 5 बनाए, रिपोर्ट 5 की दी, 6वें घाट की रिपोर्ट जो विसर्जन की रिपोर्ट है वो नहीं दी। क्यों नहीं दी? या तो 6वें घाट की विसर्जन की रिपोर्ट बहुत भयानक थी। राजधानी भोपाल में संत हिरदाराम नगर जो है पूरा अलग से बसा हुआ, वहां के लिए मूर्ति विसर्जन का घाट बना हुआ है। पिछले सालों तक वहां पर भी जो मूर्ति विसर्जन के जो वाटर सैंपल्स हैं उनकी टेस्ट की जाती थी और उसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी। इस बार
एमपीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई उसमें केवल 5 मूर्ति विसर्जन के घाट लिए गए और संत हृदयराम जो विसर्जन घाट है उसके सैंपल को एनालिसिस के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया, जबकि विसर्जन वहां पर मूर्ति विसर्जन तो पिछले सालों की तरह किया गया। एक भी हैवी मेटल की टेस्ट नहीं की गई और रिपोर्ट जारी कर दी गई। और तो और इस रिपोर्ट के ऊपर मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक आरओ का कमेंट भी आ गया कि पानी की रिपोर्ट देख लिया, बढ़िया पानी की रिपोर्ट है और कहीं कोई इसमें खराबी नहीं है। यदि पूरी चरों को देखें आप, यदि पूरी रिपोर्ट को आप देखें जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सबमिट की गई, तो आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जनता की आंखों में धूल झोंकने की जैसा है। ये जनता की आंखों में धूल, क्योंकि जनता नॉर्मली इन सब चीजों को नहीं समझ पाती, इन टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाती। इसीलिए हमारे जैसे जो साइंटिस्ट हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में आए और ये बताएं कि किस तरह से आपके जान के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान या मूर्ति विसर्जन के द्वारा पानी जो है वो किस तरह से कंटामिनेट हो रहा है और कैसे ये जिम्मेदार संस्थाएं उससे अपना मुंह मोड़ रही हैं या फिर उस पानी को झूठ मूठ का फर्जी रूप से इसे अच्छा बताने की कोशिश कर रही हैं। मूर्ति विसर्जन जो है वो करने से पानी के सैंपल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। जी हां मित्रों, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है केवल वही ऐसा है जो इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। उन्होंने इस बात को लिखा है, उन्होंने कहा है कि मूर्ति विसर्जन के बाद पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, यानी पानी और हेल्दी हो गया है। यह जादुई चमत्कार केवल एमपीपीसीबी ही कर सकता है, जो ऐसा लिख दे और ऐसा करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे। यानी मूर्तियों में कुछ ऑक्सीजन भरा था, जैसे ही मूर्तियां डाली उसमें ऑक्सीजन फूट पड़ा और पानी और ज्यादा हेल्दी हो गया, पानी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ गया। हुआ ना चमत्कार। और इस तरह का बेवकूफी भरा चमत्कार, बिना मस्तिष्क का उपयोग किए जो चमत्कार है वो केवल मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही कर सकता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि लिम्नोलॉजी का जो सिद्धांत है, जो जल विज्ञान है या केमिस्ट्री के जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार बीओडी और डीओ दोनों एक साथ नहीं बढ़ते। दोनों में जो रिलेशन होता है, दो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनमें रिलेशन होता है वो इन्वर्ट होता है। इनके अंदर इन्वर्ट रिलेशन होता है, यानी जब कभी भी बीओडी की मात्रा बढ़ती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बीओडी का मतलब ही होता है कि जब सॉलिड वेस्ट की मात्रा बढ़ रही है तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ने का मतलब है डीओ की मात्रा कम हो जाना। लेकिन जब आप देखें इस रिपोर्ट को देखेंगे तो रिपोर्ट में लिखा होगा दोनों की मात्रा इकट्ठे बढ़ते जा रही है, ना कि डीओ की मात्रा भी बढ़ी है और विसर्जन के उपरांत और बीओडी की मात्रा भी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ करके एक दो चीजें और समझ में आती हैं। देखिए, रिपोर्ट का जो आखिरी कॉलम है वो है कमलापति जो मूर्ति विसर्जन जो घाट है उसके बारे में। लास्ट कॉलम के अंदर रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट के अंदर मूर्ति विसर्जन के उपरांत जो रिपोर्ट दी हुई है उसमें 3.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मान लिखा हुआ है। ये 3.6 मिलीग्राम प्रति लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान है जो इन्होंने लिखा है। इस डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान मूर्ति विसर्जन के बाद मिलना बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, जिसका कहीं कोई उल्लेख एमपीपीसीबी के द्वारा नहीं किया गया है। अपनी रिपोर्ट में इसको कुछ भी नहीं कहा गया और उसको तो बल्कि एप्रिसिएट किया गया है। अब ये जो 3.6 मिलीग्राम प्रति लीटर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, उससे ये भी खुलासा हो जाता है कि जब पानी के अंदर इतने कम अमाउंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन है तभी ऐसा हो रहा है कि बार बार छोटे तालाब के अंदर हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में मछली मर जाती हैं। नियम यह कहता है कि जब भी किसी तालाब में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम की मात्रा जो है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो उसमें जो जीव जंतु हैं वो हवा सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन भी उनको नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन की कमी के चलते तड़फ करके ये जीव जंतु अपने जान दे देते हैं। क्यों एमपीपीसीबी आखिर खराब रिपोर्ट देगा? आप निश्चित ये सबको आएगा कि ये फर्जी रिपोर्ट देने के पीछे क्या कारण हो सकता है। उसका एक बहुत बड़ा उत्तर है, बहुत बड़ा आंसर है। एमपीपीसीबी यदि इस रिपोर्ट में कहेगा कि ये खराबियां हैं, यदि वो पूरे बारीकी से ईमानदारी से फिजिको केमिकल पैरामीटर्स की पूरे की टेस्ट करता, 24-26 पैरामीटर की टेस्ट करता, यदि वो हैवी मेटल की टेस्ट करता, वो जैसे हम एनालिसिस की बात करें उन सारी एनालिसिस की जाती और वो यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस लगाता कि आप जो है ठीक से मूर्ति विसर्जन नहीं कर रहे हैं इसीलिए पूरे पानी में सारा जहर फैल गया, तो ऐसा करने के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है कि आपके रहते हुए ये मूर्ति विसर्जन ठीक से क्यों नहीं हो पाया और यदि मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाया तो पानी जो खराब है उसको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। यानी
अब पानी को ठीक करने का उपाय भी आपको सोचना है और जिन्होंने खराब किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। इन सारी झंझटों से बचने के चक्कर में एमपीपीसीबी के द्वारा पूरी रिपोर्ट को एक नए रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। एक फर्जी और एक बहुत ही मोटे मोटे तौर पर 2-3 चार्ट जो है सैंपल पैरामीटर ले लिए गए और उसके आधार पर उस पूरे रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया और उसको सबमिट करके हमारे पास दे दिया, ताकि ना तो उनकी कोई जिम्मेदारी तय हो और ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी जिम्मेदार संस्थाओं की जिम्मेदारी तय हो। आखिरी में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अंत में समझते हैं कि इसमें इस पूरे रोल में मीडिया का सोहरगान कैसा रहा। ये जो मीडिया का सोहरगान है ये भी बहुत ही अद्भुत, बड़ा विचित्र है। जैसे आपको मालूम है, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए 3 सितंबर का दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि बड़े तालाब से इस बार मूर्तियों से विसर्जन प्रदूषण कम हो गया है पर गंदगी 2.5 गुना बढ़ गई। ये बहुत ही विचित्र सा एक टाइटल दिया हुआ है। जब कभी भी गंदगी से गंदगी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है मूर्ति विसर्जन में प्रदूषण बढ़ गया। दोनों का संबंध आमने सामने होता है, ऐसा नहीं होता गंदगी बढ़ते जाए मूर्ति विसर्जन खत्म हो जाए। और ये कहना कि मूर्ति विसर्जन के कारण प्रदूषण नहीं हुआ है, ये तो रिपोर्ट ही बताती है कि बड़ी हास्यास्पद या नासमझी भरी जो है वो टिप्पणी की गई है या फिर पॉजिटिव स्टोरी बनाने के चक्कर में ये सब काम किया गया है। इसी तरह से आप देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ का एक लीडिंग मीडिया पेपर है पत्रिका, उसमें भी इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जो बांध और तालाब हैं उनके पानी के 15 सैंपल लिए गए और कहीं पर ये पानी जो है उसमें ऑक्सीजन का लेवल दुगना हो गया, कहीं पर पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम पाया गया है। दरअसल हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि कुल मिला के 5 सैंपल स्टेशन बनाए गए थे, कुछ 5 सैंपल लिए गए। ये 5 सैंपल ही अलग अलग 3 बार टुकड़ों में टेस्ट किए गए हैं और कहीं भी मूर्ति विसर्जन ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी या कम हो गई इसके बारे में न तो किसी मीडिया पीपल ने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये पूछा, न मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको बताया। हाँ, इन लोगों ने जरूर एमपीपीसीबी के आरओ की रिपोर्ट को और उनके वर्जन को छापा है और उसको स्टोरी को पॉजिटिव बना के हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया। गोया मूर्ति विसर्जन के कारण मध्य प्रदेश का जो पॉल्यूशन वाटर बॉडीज हैं, स्पेशली जो भोपाल की वाटर बॉडीज हैं, उसमें पॉल्यूशन नहीं हुआ बल्कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और पानी के अंदर जो है वो पानी अधिक हेल्दी हो गया। दरअसल इस पूरे का लब्बो-लुआब यह है कि जब कोई भी मीडिया रिपोर्टर जो है वो किसी विषय की ABCD भी नहीं समझ पाए और यदि वो मूर्ति विसर्जन से संबंधित नियमों को CPCB की गाइडलाइंस को पढ़ने की जहमत ना उठाए और उसे इन सब चीजों का प्राइमरी भी ज्ञान ना हो तो जो लिखा जाता है वही इन मीडिया पीपल के द्वारा लिखा गया। वरना क्या कारण है कि आप एक गलत रिपोर्ट को, एक नासमझी बड़ी रिपोर्ट को, एक षड्यंत्रकारी रिपोर्ट को इस तरह के पॉजिटिव बना करके और जनता के बीच में परोसने का दुस्साहस कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।